दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, तो BRS कहा जाता है। अब ये हमारा कौन सा लेक्चर है इस चैप्टर का, तो ये है लेक्चर नंबर 1। तो हमेशा की तरह हम इस लेक्चर में क्या जानेंगे, तो इसका जो भी बेसिक कंसेप्ट है ना वो हम लोग सीखेंगे, जैसे कि BRS क्या होता है, इसमें हमें क्या करना होता है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बड़े ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये है सिंपल ही। ठीक है, आप देखना जब मेरा पढ़ा करके हो जाएगा ना, तो आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठाना BRS का और देखना, डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। बस ये की कंडीशन है कि आप लोगों को लेक्चर प्रॉपरली अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है ना, बाकी सारी चीजें समझ में आएंगी, ये गारंटी मैं ले सकती हूँ। ठीक है, आइए अभी देखते हैं कि ये BRS में हमें एक्चुअल में क्या करना होता है। जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों ने सब्सिडियरी बुक्स में एक बुक बनाया होगा जिसका नाम क्या हुआ करता था, कैश बुक हुआ करता था। ठीक है जी, तो कैश बुक हम किस प्रकार से बनाते थे, जब हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते थे, तो देखो ये हमारा डेबिट वाला कॉलम है, ये हमारा क्रेडिट वाला, मतलब ये हमारा क्रेडिट वाला साइड है। ठीक है, तो इसमें देखो दो कॉलम्स हुआ करते थे। अगर आप लोगों को याद हो तो बताना चाहती हूँ, डबल कॉलम कैश बुक में हम लोग क्या करते थे, दो कॉलम्स बनाया करते थे। एक किसके लिए, कैश के लिए, दूसरा किसके लिए, बैंक के लिए। एक कैश के लिए, दूसरा किसके लिए, बैंक के लिए। ठीक है, अगर हमारे बिजनेस में पैसा रिसीव होता था तो उसको हम रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करते थे, यानी कि डेबिट साइड में, और अगर हम कोई पेमेंट करते थे तो उसको ये वाले साइड यानी कि क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया करते थे। ठीक है, अब सुनेंगे ध्यान से, ये जो कैश वाला कॉलम है ना स्टूडेंट, इसमें हम क्या रिकॉर्ड किया करते थे, तो अगर हमारे बिजनेस के अंदर कैश के रिलेटेड कुछ भी ट्रांजेक्शन्स हुआ, जैसे हमने किसी को कैश में पेमेंट किया या फिर हमें कैश रिसीव हुआ, तो वो सब कुछ हम कहाँ पे रिकॉर्ड किया करते थे, ये कैश वाले कॉलम में। ठीक है, और अगर हमारे बैंक के रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होता था तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड किया करते थे, यहाँ पर, यानी कि बैंक वाले कॉलम में। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, जैसे बैंक से हमने किसी को पेमेंट कर दिया या फिर हमारे बैंक में कस्टमर ने पैसा डाल दिया, ठीक है, मतलब उसने पेमेंट किया, तो वो सब कुछ कहाँ पे रिकॉर्ड होता था, यहाँ पर ये बैंक वाले कॉलम में रिकॉर्ड हुआ करता था। ठीक है जी, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हमारे बैंक से रिलेटेड, मतलब हमारे बैंक अकाउंट के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, बताना जरा, कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी कौन से कॉलम में, ये बैंक वाले कॉलम में। ठीक है, अभी जो बैंक वाले हैं ना स्टूडेंट, जैसे हम अपने पास ये कैश बुक जो है इसको मेंटेन करके रख रहे हैं रिकॉर्ड के लिए। जैसे अगर हमें देखना हुआ कि अरे हमने उस दिन अपने, मतलब मेरे बैंक में पैसा आया था या फिर मैंने पेमेंट किया था, अगर आपको देखना हुआ तो आप किसको उठाओगे, इसको उठाओगे और देख लोगे, अरे हाँ ये चीजें हुई थी, है ना, ऐसे करके आप देख लोगे, बराबर। तो जैसे हम यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रहे हैं अपने पास, वैसे बैंक वाले भी तो मेंटेन करके रखेंगे ना कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, तो बैंक वाले जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं उस बुक का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, पासबुक होता है। पासबुक आप सभी लोगों ने देखा होगा, वैसे जिसका भी अकाउंट होगा उसको पता होगा, पासबुक एक प्रकार का बुक जैसा होता है, आप उसमें एंट्री करवाते हो तो आपको पता चल जाता है कि मतलब आपके अकाउंट में कितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जो भी महीना आप सिलेक्ट करते हो उस महीने का पूरा आपको पता चल जाता है, पूरा डेटा वहां पे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कौन मेंटेन करता है, तो जो बैंक वाले होते हैं वो मेंटेन करते हैं। अब इसमें भी डेबिट होता है, इसमें भी क्या होता है प्यारे बच्चों, क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके अकाउंट में अगर पैसा आया, ओके, तो आप क्या करोगे, ये कैश अकाउंट के रिसीट साइड में रिकॉर्ड करोगे और वो अमाउंट आप कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पर, ये बैंक वाले कॉलम में लिखोगे। ठीक है, तो देखो एट द सेम टाइम ये जो हमारे बैंक, मतलब बैंक वाले हैं ना, वो भी तो रिकॉर्डिंग करेंगे। अगर आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो ये भी तो रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कौन से साइड रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट, जानते हैं आप लोग, जैसे अगर आप लोगों ने बैंक से आया हुआ मैसेज कभी पढ़ा होगा तो आप लोगों ने वहां पर देखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है ना तो आप जरूर एक बार पढ़िएगा। अगर आपके पापा के, मतलब पापा का तो अकाउंट होगा ही, तो उनका जो भी बैंक से मैसेज आता है ना, आप उसको देखना, वहां पे आपको समझ आएगा। जब अकाउंट में पैसा रिसीव होता है, सुनेंगे सब लोग ध्यान से, जब हमारे अकाउंट में पैसा रिसीव होता है तो जानते हो किसका मैसेज आता है, क्रेडिट का मैसेज आता है। वहां पे लिखा रहता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब आपके अकाउंट में पैसा आया है। ठीक है, और अगर आपके अकाउंट से पैसा गया रहता है तो फिर वहां पे किस प्रकार का मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, मतलब आपका अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, यानी कि आपके अकाउंट से पैसा गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कुछ तो नोटिस कर रहे होंगे, जैसे कैश बुक में अगर हमारे पास पैसा आ रहा था तो उसकी रिकॉर्डिंग हम तो डेबिट साइड में कर रहे थे, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग हम कहाँ पे किया करते थे, क्रेडिट साइड में किया करते थे। लेकिन बैंक वाले जो है ना, इसका अपोजिट काम करते हैं, यानी अगर इनके पास पैसा गया तो उसकी रिकॉर्डिंग, मतलब अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया तो उसकी रिकॉर्डिंग ये कहाँ पे करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे। यानी क्रेडिट साइड इनके लिए क्या होता है, रिसीट साइड होता है, और ये जो डेबिट साइड है ना, ये इनके लिए क्या होता है प्यारे बच्चों,
पेमेंट साइड होता है, मतलब समझ लो अपोजिट। देखो ये इससे मिला दो, ये इससे मिला दो, ऐसे होता है इनका पूरा सिस्टम, ठीक है। तो याद रखना कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। जैसे यहाँ पर जो डेबिट हुआ वो यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट होगा, और यहाँ पे जो क्रेडिट हुआ, एक मिनट ये मिट गया, यहाँ पर जो क्रेडिट हुआ वो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें ये कैश वाले कॉलम से कोई मतलब नहीं है, हमने इसको कभी देखा क्या, नहीं देखा। यानी कि बीआरएस बनाते टाइम पे ये कैश वाले कॉलम को हम कंसिडर नहीं करते, ओनली बैंक वाले कॉलम की ही बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि बैंक से रिलेटेड ही ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे बीआरएस के अंदर, इसीलिए कैश से हमें कोई मतलब नहीं होता है, बस ये बैंक अकाउंट की जरूरत हमको होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो आप लोग को एक और बात बताती हूँ, चलो इतनी बात तो आप समझ गए एक्चुअली में, मतलब एक्चुअल में बीआरएस में क्या हो रहा है, क्या होता है वो आप समझो। जैसे यहाँ पर देखो होगा क्या, अगर हमारे पास पैसा रिसीव हुआ, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया, तो कैश बुक में हम उसकी रिकॉर्डिंग कहां पर करेंगे। देखो ये आपका कैश बुक है, सुनेंगे सब लोग ध्यान से, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के अंदर हम क्या मेंटेन करके रखते हैं, कैश बुक, ठीक है। तो कैश बुक में डेबिट वाला साइड क्या होता है, रिसिट, मतलब जब पैसा आता है तो उसकी रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे करते हैं। पेमेंट वाले साइड में हम क्या करते हैं, जब पैसा जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर की जाती है, ठीक है। अब इसी के टाइम पे यहाँ पर देख लो, मतलब इसी के साथ ही इसको भी आप देख लो, इन द बुक्स ऑफ बैंक। अभी बैंक वाले रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, किसमें करते हैं, पासबुक में करते हैं, ठीक है। इसमें एक तो डेबिट साइड होता है, दूसरा क्रेडिट साइड होता है। तो अब बैंक वालों के लिए यानी पासबुक में डेबिट साइड मतलब समझ लेना पेमेंट, अगर आपने पेमेंट किया ना तो आप उसकी रिकॉर्डिंग क्रेडिट में करोगे, लेकिन पासबुक में रिकॉर्डिंग कहां पर की जाएगी, डेबिट साइड में, ठीक है। वैसे ही ये भी होता है, क्रेडिट वाला साइड इनके लिए क्या होता है, रिसिट साइड होता है, ठीक है स्टूडेंट। सुनेंगे आप सब लोग ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया, ओके, तो 10,000 का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आया, तो उसको आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे, ये जो हमारा कैश बुक है उसके डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे, और एट द सेम टाइम ये जो पासबुक है ना, ये कहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे स्टूडेंट, तो ये रिकॉर्डिंग करेंगे हमारे क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। ऐसे ही तो मैसेज आता है, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया तो बोला जाएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, है ना, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा आया है, ठीक है। अब सुनेंगे ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमने किसी को पेमेंट किया, पेमेंट हमने किया मान लीजिए 8,000 का, तो इसकी रिकॉर्डिंग हम कैश बुक में कहाँ पे करेंगे, लो जी क्रेडिट साइड में करेंगे। लेकिन बैंक वाले कहाँ पे करेंगे, तो बैंक वाले करेंगे, इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ मैं, लो जी, बैंक वाले कहाँ पे करेंगे भाई, ये डेबिट साइड में करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एंट्री की जाती है, राइट। तो देखो स्टूडेंट, जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, वैसे तो जनरली क्या हम देखते हैं कि इसमें भी रिकॉर्डिंग होती है, इसमें भी रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन कभी कभी ना ये जो सारे मतलब बैलेंस है ना, इसमें हमें कभी डिफरेंस भी देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि कैश बुक का जो बैलेंस है वो कुछ और बताएगा, और ये जो पासबुक है ना इसका बैलेंस कुछ और रहेगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। आप सोचेंगे कि ये डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि इसमें भी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें भी रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर ये डिफरेंस हमें क्यों देखने के लिए मिलता है। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। अभी मैं आपको ना इसके रीजंस भी बताऊंगी, चिंता मत करो। अभी मैं आपको इसके कारण बताऊंगी कि किन किन कारणों से हमें इन दोनों में डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। कई बार क्या होता है ना, सुनो, पासबुक में एंट्री तो रहती है लेकिन हमारे कैश बुक में एंट्री नहीं रहती है, या फिर कैश बुक में कभी कभी एंट्री रहती है लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं रहती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ना हमने क्या किया, हमने किसी हमारा कोई सप्लायर था, ठीक है, हमने ना उसको चेक इशू किया। ओके, सुनेंगे सब लोग ध्यान से, इसको मैं पहले रफ करती हूँ, ठीक है। एग्जांपल से समझोगे तो अच्छे से समझ आएगा, बाकी अभी मैं आपको आगे रीजन तो बताऊंगी। सुनो, हमारा एक कस्टमर था, मान लीजिए कौन था, कोई भी नाम ले सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे नाम ले लेती हूँ भाई मयूर, ठीक है। ये मयूर नाम का हमारा कस्टमर था। तो इसको ना मुझे क्या करना था, कस्टमर नहीं सप्लायर था, यानी इसने सामान बेचा था, तो इसको मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने ना इसको चेक दिया, ठीक है। कितने का चेक दिया जानते हैं आप लोग, मैंने ना इसको 11,000 का चेक दिया, ठीक है। और ये कब दिया, तो ये मैंने मई के महीने में दिया। अब ये जो चेक होता है ना स्टूडेंट, मतलब उसको आप क्या कर सकते हो, 3 महीने तक जो भी उसका डेट लिखा हुआ है ना, उसके आगे आप मतलब 3 महीने का टाइम होता है, आप उसके मतलब वो पीरियड में आप कभी भी लेकर के जाओ बैंक, मतलब बैंक में लेकर के जाओ, आपको वो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो मयूर जी है ना, इन्होंने मेरा चेक तो ले लिया। तो जब मैंने इनको चेक इशू किया, यानी जब मैंने इनको चेक दिया, तभी मैं क्या करूंगी, अपने कैश बुक में एंट्री कर दूंगी कि मैंने इनका पेमेंट कर दिया है। कितना पेमेंट किया है, 11,000 का। लो जी, मैंने यहाँ पर अपने कैश बुक में तो एंट्री कर दिया। लेकिन ये जो मयूर है ना, वो मई महीने में ये चेक लेकर के नहीं गए बैंक अकाउंट में। कब लेकर के गए, 1 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद, क्योंकि इस पे 3 महीने का टाइम होता है।
तो वो कभी भी लेकर के जा सकते हैं। तो मई, जून, जुलाई, मान लीजिए कि ये जो मयूर है ना वो बैंक अकाउंट में चेक कब लेकर के गए प्यारे बच्चों, जुलाई में लेकर के गए, ठीक है। तो बैंक वाले मतलब बैंक से जब पैसा कटेगा तभी उसकी रिकॉर्डिंग ये पासबुक में होगी, वैसे तो नहीं होगी। हमने तो चेक दे दिया, यानी हमने अपने कैश बुक में दिखा दिया कि हमने तो पेमेंट कर दिया, लेकिन पासबुक में तो उसकी एंट्री है ही नहीं, क्योंकि ये तो जुलाई के महीने में लेकर के गए, यानी मई महीने का जब आप डेटा निकालोगे ना तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे तो एंट्री है पर यहाँ पे तो है ही नहीं, है ना। तो अभी इस कंडीशन में क्या करोगे, आप ये पता लगाओगे कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों यहाँ पर वो अमाउंट नहीं दिख रहा और इसमें क्यों दिख रहा है ना। तो इसी का पता लगाने के लिए, यानी कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्यों है, इसी का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, बीआरएस बनाते हैं। बीआरएस बनाने से हमें ये पता चलता है कि कैश बुक और पासबुक दोनों का जो अमाउंट है ना उसमें हमें डिफरेंस क्यों देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब आप बीआरएस बनाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि अरे हाँ हमने तो ये पेमेंट किया था, लेकिन यही चेक लेकर के नहीं गया बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इसका मेन पर्पस यही होता है बीआरएस का, कि क्यों दोनों में डिफरेंस देखने के लिए मिल रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली बीआरएस को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई कि बीआरएस एक्चुअली में क्यों बनाया जाता है, ठीक है, इसीलिए बनाया जाता है। ओके चलो जी, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और बातें बताती हूँ, जैसे कि किन किन कारणों से हमें पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी समझ लीजिए। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे बहुत अच्छे से, मैं सच्ची बोल रही हूँ, आपको बहुत ही सिंपल लगेगा जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, तब आप मेरे साथ सॉल्व करके देखना, ठीक है। अभी तक आपने जैसे भी पढ़ा ठीक है, लेकिन अब मेरे साथ पढ़ करके देखना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से आप समझ भी पाओगे, ठीक है। हाँ, पहले मैं आपको ये जो डिफरेंसेस होते हैं, क्यों ये डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, इनके पीछे का कारण समझ लेते हैं। अभी ये इतना सारा लिखा हुआ है ना, तो इसको देख करके आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम फ्री माइंड से पढ़ो, आपको कुछ भी बोझ नहीं लेना, बस आप लेक्चर देखते जाना, बाकी सारी चीजें आपको समझ आएगी, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, आप देखना आपको समझेगा। चलो आ जाओ देखते हैं, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक, यानी किन किन कारणों से हमें कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है ना उसमें हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसको जरा ऊपर करें। अरे ये तो एक मिनट, ये तो बहुत हिलडुल रहा है, रुको इसको यहाँ से मिटाने दो। ओके, शायद से ये आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पे देखो किन किन कारणों से हो सकता है। तो पहला यहाँ पे कारण हो सकता है ड्यू टू टाइम डिफरेंस, यानी टाइम डिफरेंस के कारण। कैसे बताना जरा। तो देखो यहाँ पे ए क्या दिया है, ट्रांजेक्शन दैट अपीयर्स इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, यानी वो ट्रांजेक्शन्स जो हमें कैश बुक में तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन पासबुक में दिखाई नहीं दे रहे। अब इनके पीछे का क्या क्या कारण हो सकता है सुनेंगे सब लोग ध्यान से। पहला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। देखो अभी जो मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था, हमने चेक तो इशू कर दिया, तो जब हम चेक इशू करेंगे तब तो हम अपने कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर देंगे कि अरे हाँ हाँ हमने तो पेमेंट कर दिया है, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है उसने प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक को, ठीक है, वो चेक वो लेकर के उस टाइम पे गया ही नहीं, तो क्या होगा, हमारे कैश बुक में तो उसकी एंट्री दिखाई देगी लेकिन पासबुक में दिखाई देगी क्या, नहीं दिखाई देगी। तो इसीलिए देखो यहाँ पे टाइम डिफरेंस है। जैसे हमने अभी पीछे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मई महीने में मैंने उनको चेक इशू कर दिया था, पर वो कब लेकर के जा रहे हैं, जुलाई में। तो बताओ टाइम डिफरेंस के कारण हमें ये डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा ना कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में, ठीक है। तो ये पहला कारण हो सकता है। दूसरा, चेक डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, यानी हमने बैंक में अपने चेक डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन बैंक वाले ने उसको कलेक्ट नहीं किया। तो सुनेंगे सब लोग ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास चेक पड़ा हुआ था, तो हमने क्या किया, बैंक में वो चेक डिपॉजिट कर दिया कि ठीक है आप क्या कर लेना, मेरे पास ये इतने का चेक है, आप इसको कलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो जब मैं ये बैंक में चेक को अपने डिपॉजिट करूंगी तब तो मैं अपने कैश बुक में एंट्री कर दूंगी कि हाँ देखो जैसे ये मेरा कैश बुक है और ये मेरा पासबुक है, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने 10,000 का जो मेरे पास चेक पड़ा हुआ था वो मैंने बैंक में ले जा करके डिपॉजिट कर दिया, तो मैं यहाँ पर अपने कैश बुक में एंट्री कर दूंगी कि मेरे कैश बुक में मतलब मेरे अकाउंट के अंदर 10,000 रुपीज जो है वो आ चुके हैं, यानी रिसीट साइड में मैं एंट्री कर दूंगी। लेकिन ये जो बैंक वाले हैं ना, वो उन्होंने वो पैसा कलेक्ट किया ही नहीं, जहां से उनको पैसा लेना था वहां से उन्होंने लिया ही नहीं। तो बताना जरा, इसमें तो एंट्री दिखाई देगी पर यहाँ पर दिखाई देगी क्या, नहीं। अगेन हमें ये डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये कारण हो सकता है स्टूडेंट कि हमें कैश बुक में ट्रांजेक्शन मतलब कैश बुक में दिखाई दे रहा है एंट्री लेकिन पासबुक में नहीं दिखाई दे रहा। तो यही दो कारण हो सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। याद नहीं करना है, बस आप समझते हुए चलो, ठीक है, याद बिल्कुल भी नहीं करना है। चलो, तो ये पहली चीज आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ट्रांजैक्शंस दैट अपीयर्स इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, यानी कि वो ट्रांजैक्शंस जो हमें
पासबुक में तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कैश बुक में दिखाई नहीं दे रहे। अब इसके पीछे का क्या क्या कारण हो सकता है, तो इसके पीछे भी कुछ कारण है। आ जाइए, पहला हम देखते हैं कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। सुनेंगे सब लोग ध्यान से। जैसे ये हमारा कैश बुक है स्टूडेंट, ये हमारा पासबुक है, बराबर। देखो ऐसा भी होता है, जैसे कि जो बैंक वाले होते हैं ना स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, देखो जो बैंक वाले होते हैं ना, अगर आप उसमें अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखते हो तो होता क्या है कि आपको कुछ फिक्स इंटरेस्ट भी दिया जाता है 1 साल का करके, ठीक है। वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपके बैंक अकाउंट में, मतलब जो आपका बैंक अकाउंट है वहां पे आपको इंटरेस्ट भी जोड़ करके दे देते हैं, आपके अकाउंट में पैसे वो आ जाते हैं, इंटरेस्ट वाले अमाउंट, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट है ना वो आया, ठीक है। इंटरेस्ट का अमाउंट कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि 1000 का जो इंटरेस्ट है ना वो आप लोगों को मिला, राइट। तो आपके पासबुक में तो वो दिखाई देगा, लेकिन कैश बुक में नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बैंक वाले आपको फोन करके, अरे ये पूरा मिट गया, 1 मिनट, क्योंकि जानते हो बैंक वाले आपको फोन करके नहीं बताएंगे कि आपके अकाउंट में ये पैसा आ चुका है। जब आप पूरा डेटा निकालोगे, पासबुक में एंट्री कराओगे, तब आपको पता चलेगा कि अरे हाँ, हमारे अकाउंट में ये कैश बुक इंटरेस्ट आया था, ठीक है। हमारे अकाउंट में क्या हुआ था कि इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट हुआ था, बराबर, और हमने ये कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं की थी, इसके लिए हमें ये डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये पहला कारण हो सकता है कि आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जो है वो आ जाता है और आपको पता नहीं चलता। तो इसमें तो एंट्री दिखाएगी, पर यहाँ पर नहीं दिखाएगी। अब लो जी, फिर से डिफरेंस देखने के लिए मिला। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो सकता है कि डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ इनकम ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। लो जी, अब ये क्या है स्टूडेंट, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जो बैंक वाले हैं ना, जैसे मान लो कि आपको क्या करना था, किसी कस्टमर से पैसा कलेक्ट करना था, राइट। तो बैंक वालों ने क्या किया, वो आपके कस्टमर से उन्होंने पैसा कलेक्ट कर लिया। जैसे कस्टमर ने मान लीजिए डायरेक्ट पेमेंट कर दिया आपके बैंक अकाउंट में। सुनेंगे सब लोग ध्यान से, क्या मैंने बोला कि कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दिया, तो पासबुक में तो उसकी एंट्री हो जाएगी, लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन्होंने आपको फोन करके बताया नहीं, डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो बताना जरा, इस कंडीशन में भी हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे एंट्री है और यहाँ पर नहीं है। तो ये दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय बैंक। अब ये क्या है बताना जरा। तो देखो आप लोग को समझाती हूँ। जैसे कि हमारे कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा बैंक जो है ना, बैंक बहुत सारी सर्विसेज कस्टमर को अपने प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए हर महीने का आपको बिल का कहीं पे पेमेंट करना है, ठीक है। तो आप अपने बैंक अकाउंट को पहले इंस्ट्रक्शन दे देते हो कि बैंक वालों को कि आप क्या करना कि हर महीने इतना पेमेंट उनको करते जाना, क्योंकि ये मेरा बिल होता है और आप ये अकाउंट में इतना पेमेंट हर महीने करते जाइएगा, ठीक है। तो आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बैंक वाले क्या करेंगे, वो हर महीने आपके आपके अकाउंट से उतना जो आपका पैसा है वो पेमेंट करते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे पासबुक हो गया, यहाँ पे कैश बुक। तो मान लीजिए कि ये जो बैंक वाले थे उन्होंने आपका पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो जब इन्होंने आपका पेमेंट कर दिया तो जो आपका अकाउंट है वो तो डेबिट दिखाएगा, बराबर। मान लीजिए कितना पेमेंट किया, 2000 रुपए का जो भी आपका बिल आया था उन्होंने इतना पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो आपके अकाउंट में इतना पैसा कम दिखाएगा, यानी कि डेबिट दिखाएगा, बराबर। लेकिन जो आपका कैश बुक है इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने फोन करके थोड़े ना बताया है, आपको कुछ खबर नहीं है कि ये पैसा हमारा गया है या फिर आया, आपको कुछ भी खबर नहीं है। तो इसमें एंट्री नहीं रहेगी और यहाँ पर एंट्री रहेगी। तो अगेन आपको इस कारण भी ये डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है कि पासबुक में तो एंट्री दिखाएगी लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री दिखाई नहीं देगी, ठीक है। चलो यहाँ पे एक और कारण हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले मैं इतना मिटा देती हूँ। देखो यहाँ पे चौथा कारण क्या हो सकता है स्टूडेंट, बड़े ध्यान से समझेंगे। मुझे पता है आपको ये सब बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करोगे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, चिंता मत करो। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कमीशन चार्ज बाय बैंक। मतलब मान लीजिए कि जैसे बैंक के चार्जेस भी लगते हैं या फिर ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ओवरड्राफ्ट क्या है, वैसे तो मैंने बताया भी है लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ, सुनो। ये इंपॉर्टेंट है ओवरड्राफ्ट को समझना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे ये आएगा, एक तो बैलेंस आएगा, दूसरा ओवरड्राफ्ट आएगा, ठीक है। इसलिए इसको समझ लो। देखो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो बैंक अकाउंट है ना उसके अंदर कितने रुपए हैं, 4 लाख रुपए हैं, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट में 4 लाख रुपए हैं और आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है। लेकिन अभी इमीडिएटली आपको कितने पैसे चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए। तो ये जो बैंक वाले हैं ना स्टूडेंट, वो बिजनेसमैन को ये सर्विस देते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उससे ज्यादा आप पैसा निकाल सकते हो। तो देखो हमारे बैंक अकाउंट में 4 लाख रुपए हैं, लेकिन हमें पैसों की कितनी जरूरत है, 5 लाख। तो हम अपने बैंक अकाउंट से इतना पैसा ले सकते हैं, 5 लाख रुपए ले सकते हैं, ठीक है। तो जब हम अपने अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा पैसे, जितने पैसे हैं उससे ज्यादा पैसे हम लेते हैं, बैंक अकाउंट से निकालते हैं, तो
उसी का नाम क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ओवरड्राफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ओवरड्राफ्ट है ना, जैसे यहाँ पे 1 लाख रुपए का आपका ओवरड्राफ्ट रहेगा, यानी कि 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है आपके ऊपर, लायबिलिटी है, वो आपको बैंक वाले को देना पड़ेगा। ठीक है, लिया तो देना पड़ेगा। ओके, तो इसके ऊपर बैंक वाले क्या करेंगे, फ्री में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, उसके ऊपर ना वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है ना, 4 लाख तो आपका था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो 1 लाख है ना, इसके ऊपर वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ओके, तो जब वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो ये जो इंटरेस्ट जो मतलब वो चार्ज करेंगे ना, वो आपके डायरेक्टली अकाउंट से, मतलब जब भी आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो वो वहां से डिडक्ट कर लेंगे, यानी काट लेंगे। तो होगा क्या, देखना जरा, ये आपका पासबुक, ये आपका कैश बुक। तो पासबुक में तो आपका बैलेंस नीचे गिर जाएगा, लेकिन हमें कैश बुक में, मतलब हमें तो पता नहीं है ना कि उसने पैसा काटा है, तो क्या होगा, कैश बुक में वो एंट्री नहीं दिखाई देगी, यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसके कारण भी हमें अगेन ये डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से बैंक चार्जेस अगर कटा तो भी ये वाले तो हो जाएगा, पासबुक में तो एंट्री हो जाएगी, पर हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी। या फिर कमीशन चार्ज, मतलब कमीशन भी अगर काटा गया तो उसकी भी एंट्री पासबुक में दिखाई देगी, लेकिन कैश बुक में दिखाई नहीं देगी, और इसके कारण भी हमें डिफरेंस देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे हम देख लेंगे डिसऑनर ऑफ चेक्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जैसे चेक क्या होता है प्यारे बच्चों, डिसऑनर हो जाता है। ठीक है, डिसऑनर मतलब क्या, आपको ये भी बता देते हैं। वैसे तो आप क्लास 12th में सारी चीज़ों को, आपका ना एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का चैप्टर है, जिसमें आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ोगे। डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, पर अभी ये कंसेप्ट आया है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो स्टूडेंट, डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई बिल था या फिर आपके पास चेक था, आपने बोला था कि वो जो सामने वाला पर्सन है, यानी कि बैंक, ठीक है, देखो आपको बताती हूँ, पूरा डिटेल में ही सीख लो। आप सीख रहे हो तो पूरा अच्छे से सीख लो, क्लास 12th में जब सीखना तब सीखना। जैसे मान लो हमारे पास क्या था, ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज था। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसमें अमाउंट लिखा होता है, जो सामने वाला पर्सन होता है ना, वो आपको बिल बना करके देता है कि इतना आपको, मतलब इतने पैसे हम आपको इतने डेट पे देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें ये 100 रुपये नहीं, मान लो ये 1000 है, और इसके ऊपर डेट लिखा हुआ था 1 मई। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ था, 1 मई, लेकिन आपको पैसों की जरूरत पड़ गई मान लीजिए 25 अप्रैल को ही। तो अभी इस कंडीशन में आपने क्या किया, ये जो बिल पड़ा हुआ था ना, वो आपने दे दिया अपने बैंक को, क्योंकि अभी आपको पैसों की जरूरत है। ओके, तो आपने क्या किया, अभी या आप ना सामने वाले पर्सन के पास नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने आपको डेट कब का दिया है, 1 मई का डेट दिया है कि हम तो आपको 1 मई को पेमेंट करेंगे। अब आप सोच में पड़ गए कि क्या करें, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन तो 1 मई, मतलब 1 मई को हमें पेमेंट देगा, लेकिन उससे पहले ही हमें पैसों की जरूरत है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वो जो सामने वाला पर्सन है, मान लीजिए मिस्टर सी है, जिससे हमें पैसा मिलने वाला था, हम इसके पास न जाकर के मिडिल मैन के पास जाएंगे, जो क्या होगा प्यारे बच्चों, बैंक होगा। हम अपने बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे कि बैंक भाई आप एक काम करो, ये मेरे पास 1000 का बिल ऑफ एक्सचेंज है, आप इसे अपने पास रख लो और मुझे ये पैसा दे दो। ठीक है, फिर 1 मई को तो पैसा मिलेगा ही, आप फिर इनसे जाकर के कलेक्ट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हो कि नहीं। तो देखो ये बिल ऑफ एक्सचेंज अब किसके पास जा चुका है, बैंक के पास जा चुका है। तो बैंक ने क्या किया, जब 1 मई को इन्होंने, बैंक ने तो अभी इनको पेमेंट कर दिया 25 अप्रैल को ही, फिर इनको पैसे भी तो कलेक्ट करने पड़ेंगे, ये 1000 रुपये 1 मई को। तो जब 1 मई आया तो ये इनके पास गए, मिस्टर सी के पास गए और बोला कि ये लो, ये आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, चलो पेमेंट करो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर ड्यू डेट पे, ड्यू डेट क्या था स्टूडेंट, 1 मई था, है ना। तो ड्यू डेट पे अगर सामने वाला पर्सन पैसा पे नहीं कर पाता है, तो उसी कंडीशन को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, डिसऑनर ऑफ चेक या फिर डिसऑनर ऑफ बिल। यानी कि जो बिल है ना, वो कैसा हो गया, डिसऑनर हो गया, यानी कि ड्यू डेट पे हमें पैसा मिला ही नहीं, हमें तो पेमेंट मिला ही नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, जैसे जब तक बैंक के पास पैसा आएगा नहीं, तब तक उसकी एंट्री वो करेंगे नहीं। ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे करके हमें ये डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। समझ आया आपको। चलिए, तो ये भी हमने सीख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में एक और कारण हो सकता है इसको, मतलब डिफरेंस का क्या कारण हो सकता है स्टूडेंट, तो अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट। वही जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो कस्टमर है ना, मान लीजिए कि उसने आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्या कर दिया, पैसे जो है वो जमा करा दिए। ठीक है, तो पासबुक में तो उसकी एंट्री दिखाएगी, लेकिन हमारे ये इसमें नहीं दिखाएगी, हमारे कैश बुक में उसकी एंट्री दिखाई नहीं देगी। तो इसके कारण भी हमें डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसी से रिलेटेड, मतलब इसी से मिलता जुलता ये पॉइंट है। इसमें क्या था कि डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ इनकम ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर के बिहाफ पे डायरेक्टली बैंक ने क्या किया, कस्टमर से जाकर के पैसे कलेक्ट कर लिया। और इसमें क्या था कि जो आपका कस्टमर है उसने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दिया। तो दोनों में तो वही कंडीशन है ना कि यहाँ पे जाकर के बैंक ने पैसे इकट्ठा किए, तो बैंक पासबुक में हमारे एंट्री दिखाएगी, लेकिन कैश बुक
में नहीं दिखाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दिया तो इसमें तो एंट्री दिखाएगी, पर यहाँ पर नहीं दिखाएगी। इसके कारण हमें ये डिफरेंस देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। यानी पासबुक में एंट्री रहेगी पर कैश बुक में नहीं रहेगा, समझे। तो ये हो सकता है प्यारे बच्चों कारण ड्यू टू टाइम डिफरेंस, ये हमने देख लिया। चलो ये तो पहला कारण था। उसके बाद यहाँ पे दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, तो ड्यू टू एरर्स एंड ओमिशन मेड बाय बैंक और बिजनेस, जैसे कि गलतियां इंसानों से ही होती हैं, ठीक है। तो कभी बैंक भी गलती कर सकता है, कभी बिजनेस भी गलती कर सकता है। जैसे मान लो कि रिकॉर्डिंग करना था 115 रुपये, ठीक है, तो कैश बुक में तो 115 रुपये रिकॉर्ड हुआ, लेकिन भाई पासबुक में क्या हो गया, पासबुक में इन्होंने रिकॉर्डिंग कर दी मान लीजिए 151 रुपये, मतलब 115 रिकॉर्ड करना था, लेकिन पासबुक में इसकी रिकॉर्डिंग हो गई प्यारे बच्चों 151। तो अब इस कारण भी दोनों में हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा ना। हाँ, तो ऐसे भी यहाँ पे गलतियां हो सकती हैं। तो आ जाइए इनके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो पहला, रिकॉर्डेड ऑन रॉन्ग साइड, यानी रिकॉर्ड करना था डेबिट में लेकिन क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। अब ये गलती कैश बुक में भी हो सकती है, पासबुक में भी हो सकती है, ठीक है। तो इस कारण भी हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट आपने रिकॉर्डिंग मतलब जो अमाउंट था उसकी रिकॉर्डिंग आपने गलत कर दी, ठीक है। आपको रिकॉर्ड करना था मान लीजिए 71 रुपीज़, आपने रिकॉर्डिंग कर दिया 17 रुपये, तब डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा ना। हाँ, तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, रॉन्ग बैलेंसिंग एंड टोटलिंग, आपने टोटलिंग और बैलेंसिंग में ही गलतियां कर दी, तो इससे भी हो सकता है। डबल रिकॉर्डिंग, जी बिल्कुल, ये बहुत होता है, आपको क्वेश्चन में भी देखने के लिए मिलेगा। यानी कि एक ही एंट्री के लिए, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन के लिए दो बार रिकॉर्डिंग कर दी जाती है, तो अब इसके कारण भी तो डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा ना। हाँ, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन में ही गलती हो गई, समझ आ रहा है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। किसके कारण हो सकते हैं, तो डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक, यानी पासबुक और कैश बुक में डिफरेंसेस के ये सारे कारण हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अभी इसको लेकर के आप बिल्कुल भी चिंता मत करना कि अरे हमें तो ये याद नहीं हुआ, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मैंने सारे क्वेश्चंस देखे और उसी के बेस पे आपको बता रही हूँ कि आप उसको बहुत ही इजीली समझ पाओगे। बस आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाना टाइम से, मतलब वीडियो देख लेना, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट जो है वो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ स्टूडेंट की ये जो BRS है ना, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, क्योंकि फॉर्मेट ही तो मेन है ना। पहले फॉर्मेट बनाना सीखोगे तब तो जाके इसके अंदर एंट्रीज कर पाओगे। तो देखो स्टूडेंट, ये होता है फॉर्मेट। ऊपर क्या लिखोगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फिर एज ऑन 31st, जो भी यहाँ पे डेट दिया रहेगा, जुलाई, मार्च, अप्रैल, जो भी दिया रहेगा वो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ईयर लिखना है। ये तो सभी को पता है ना, इतना तो आपको पता होगा। फिर ऐसे यहाँ पे एक टेबल बनाना, इसमें 2-3 कॉलम्स रहेंगे, एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला, एक और छोटा वाला, ठीक है। यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या आता है प्लस आइटम्स अमाउंट, यहाँ पे आता है माइनस आइटम्स अमाउंट। ये सब क्या है आपको बताऊंगी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे। नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं एक क्वेश्चन लेकर के आऊंगी और उस क्वेश्चन के माध्यम से जो कुछ भी चीजें हैं इसको लेकर के सारी चीजें आपको क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट होता है। यहाँ पे प्लस आइटम अमाउंट लिखते हैं प्लस वाले को, और यहाँ पे माइनस वाले को लिखते हैं। यानी सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो जो भी पॉजिटिव बैलेंस है ना स्टूडेंट, सुनना ध्यान से, इसमें हम ना पॉजिटिव बैलेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं और इसमें निगेटिव बैलेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझो, मतलब जो माइनस होगा ना, जो माइनस होगा वो जाएगा यहाँ पर, और जो पॉजिटिव रहेगा, जो प्लस रहेगा वो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, जो भी इसका बेसिक कंसेप्ट था ना BRS के रिलेटेड, मतलब वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और इतना ही आप लोगों को समझना है। बाकी अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, अगर आप देखना चाहोगे तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। अब उतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस जितना मैंने बताया उतना एक बार अच्छे से पढ़ लेना और इतने में आपका काम हो जाएगा। आप देखिएगा सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअली में पता होनी चाहिए। जैसे कि जो बैंक डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ये आपको पता होने चाहिए। वैसे BRS में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें ऐसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ, सुन लो ध्यान से, ठीक है। बस अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, उसके बाद ये लेक्चर को हम लोग खत्म कर देंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ बैंक डॉक्यूमेंट्स, यानी जो बैंक डॉक्यूमेंट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं ना, उनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पर आता है प्यारे बच्चों पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होता है जानते हैं? देखिए, जब हम अपने बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है
कि पे इन स्लिप इज ऑल्सो नोन एज डिपॉजिट स्लिप, यानी कि जब आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तब इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि इसी को भर करके ना आपको वहां पे बैंक में देना पड़ता है और तब जाके आपका जो पैसा है वो उसमें जमा हो पाता है। ठीक है, इसका ये कैसा दिखता है अगर बैंक में जाओगे ना कभी देखना, पे स्लिप ऐसा ही होता है, पे इन स्लिप। ठीक है, यहाँ पे पूरा आप भरोगे कि आपका बैंक अकाउंट क्या है, ओके, डेट क्या रहेगा, फिर आप पैसा दे रहे हो या फिर चेक दे रहे हो ये आपको लिखना पड़ता है। फिर आपको ये भी लिखना पड़ता है कि कितने रुपए के कितने नोटे हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपए के आपके पास 10 नोट है तो आपको लिखना पड़ेगा 100 रुपए के 10 नोट। सारी चीजें यहाँ पे इसके अंदर लिखनी पड़ती है और तब जाके आप अपना पैसा जो भी डिपॉजिट करना है या फिर चेक डिपॉजिट करना है वो आप डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है पे इन स्लिप जो पैसे डिपॉजिट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे विथड्रॉल स्लिप। विथड्रॉवल स्लिप क्या है ये तो नाम से ही पता चल रहा होगा। विथड्रॉ मतलब क्या होता है, पैसे निकालना। तो वो वाला क्या था, पैसे डिपॉजिट करने का स्लिप था, ये क्या है, पैसे निकालने का। अगर आपको अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालने हैं ना तब आप किसका उपयोग करोगे, विथड्रॉल स्लिप का उपयोग करोगे, यानी इसे भर करके दोगे तो आप बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो। मैंने तो किया है, मतलब मैंने ना बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट भी किए हैं और जब मैं डिपॉजिट करने गई थी ना मैंने इसका उपयोग किया था, मुझे याद है। मैंने ये पूरा भरा भी था और फिर मतलब उन लोगों को दिया था, पैसे भी दिए थे जो भी मुझे चेक या फिर मैंने चेक भी डिपॉजिट किया था। ठीक है, तो मुझे पता है। चलो आ जाओ देख लो, ये होता है हमारा विड्रॉल स्लिप। अगर पैसे निकालने हैं, मैंने ये भी किया है, ये पैसे भी निकाले, तो पैसे निकालने का ऐसा ही होता है, मतलब ऐसा ही ये फॉर्मेट होता है उसका। तो इसमें भी आपको डेट वगैरह लिखना पड़ता है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे, फिर साइन करके दे दोगे, कितना अमाउंट चाहिए ये भी लिख दो, फिर आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये होता है विड्रॉवल स्लिप। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये इतना बड़ा बड़ा क्यों हो रहा है, बैंक पासबुक। लो जी, जो अभी हम पासबुक चिल्ला रहे थे अभी इसके पीछे, वही है बैंक पासबुक। यानी एक अगर बैंक में आप मतलब आप अकाउंट खुलवाओगे ना स्टूडेंट, तो वहां पर क्या होगा कि आपको एक बुक जैसा दिया जाएगा, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, पासबुक। और उसके अंदर मान लीजिए आपको जानना है कि हमारे इस महीने में हमारे बैंक अकाउंट में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए, तो आप क्या करोगे, वो जो आपके पास बुक रहेगी ना उसमें जाकर के आप लोग एंट्री करवाना पड़ता है उसमें। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि इस दिन हमारे बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ था, अच्छा यहाँ पे क्रेडिट हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसके माध्यम से जान सकते हो। ओके, तो पासबुक ये अपने आप ही बड़ा छोटा हो रहा है, पता नहीं ये बोर्ड भी हैंग हो रहा है शायद से। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपका बैंक पासबुक होता है, ऐसे करके फॉर्मेट भी उसका होता है। ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी रहती हैं कि पैसा आया गया सब कुछ। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अगले की, वो क्या है, बैंक स्टेटमेंट। हाँ, तो बैंक स्टेटमेंट कैसा होता है, मान लीजिए वो मतलब बैंक की पूरी समरी होती है आपके अकाउंट की, कि पैसा कहाँ पे गया, किसके पास, मतलब पैसा कब गया, किधर गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है बैंक स्टेटमेंट। देखो ना यहाँ पे वही नाम, क्या नाम लिखा है, बैंक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, पूरा एक स्टेटमेंट, और यहाँ पे क्या है, बैंक। तो बैंक के रिलेटेड जो स्टेटमेंट रहेगा उसको बैंक स्टेटमेंट कहा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ोगे तो आपको समझेगा। अ बैंक स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ बैंक बैलेंस, यानी बैंक बैलेंस का ये क्या होता है, पूरा समरी होता है। ठीक है, कितना पैसा गया, कितना पैसा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया आप लोगों को। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो अब आगे चलते हैं, है ना, बस आपको नाम से इसको समझना है, बाकी आप सोचोगे ये सब क्या लिखा हुआ है, ये सब क्यों नहीं बता रहे हो, पढ़ लेना इसको। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, वरना मैं आपको बता ही देती। ठीक है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताते जा रही हूँ। अच्छा यहाँ पे अगला चीज़ देख लेते हैं, वो क्या है भाई, बैंक एडवाइस। अब ये बैंक एडवाइस क्या है, तो देखो मैंने आपको अभी पीछे एक बात बताई थी कि जो बैंक वाले हैं ना, जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी को कुछ पेमेंट करना है तो बैंक वाले क्या करते हैं, हमने बैंक को पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको हर महीने हमारे अकाउंट से इतना पेमेंट ये अकाउंट में करना ही है, तो बैंक वाले करते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो पेमेंट वो कर रहे हैं ना, अभी आपको वो इन्फॉर्म कैसे करेंगे, तो ऐसे फोन करके थोड़े ना इन्फॉर्म करेंगे, उसके लिए वो क्या करते हैं ना, ये बैंक एडवाइस देते हैं। क्या देते हैं प्यारे बच्चों, बैंक एडवाइस देते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि किसको कितना पैसा गया है हमारे बैंक अकाउंट से या फिर कितना पैसा आया है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लो एक बार इसको, कि बैंक एडवाइस इज अ लेटर सेंड बाई बैंक टू कस्टमर और अकाउंट होल्डर इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू इन्फॉर्म देम अबाउट डिसऑनर ऑफ चेक। जैसे आपका कोई चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है, आपने डिपॉजिट किया था कि मेरा ये चेक है, आप ड्यू डेट पे जा करके इसका पैसा ले लेना, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, राइट, या फिर बैंक चार्जेस बैंक ने काटे, बैंक चार्जेस आपके अकाउंट से डेबिट हुए, या फिर डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल। ओके, तो ये सब कुछ जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो सब बैंक एडवाइस के माध्यम से आपको दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है, तो कस्टमर को, यानी जो अकाउंट होल्डर होता है उसको। ठीक है, चलिए
देखो कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल, देखो योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड एज पर योर इंस्ट्रक्शन, अ कॉपी ऑफ बिल इज इनक्लोज्ड। यानी कि देखो जैसे हम बैंक को अपने इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप हर महीने की क्या करना, मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना जितना भी आएगा आप मेरे अकाउंट से पेमेंट कर देना, तो बैंक वाले हर महीने आपका पेमेंट करते जाएंगे। अब उसकी इन्फॉर्मेशन वो आपको कैसे देंगे, बैंक एडवाइस के थ्रू देंगे। देखो इस प्रकार से ये पूरा रहता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ओके बहुत अच्छे, बस इतना ही आप लोगों को समझना था। अब इसके आगे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये बीआरएस के बारे में बताया गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, डेफिनेशन दिया गया है कि बैंक, ये जो बीआरएस है इसमें हम क्या करते हैं, देखो स्टूडेंट, अ स्टेटमेंट यानी बीआरएस क्या होता है, पढ़ लेते हैं एक बार इसको। अ स्टेटमेंट विच रिकनसाइल्स द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर पासबुक शोइंग ऑल कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। यानी कि बैंक मतलब ये कैश बुक और पासबुक दोनों के जो बैलेंस है ना उसमें हमें डिफरेंसेस क्यों देखने के लिए मिल रहे हैं, उसको रिकनसाइल करने का काम कौन करता है, बीआरएस करता है। मतलब इसी को पता लगाने के लिए क्यों ये डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, बीआरएस जो है इसको हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सब कुछ बता दिया। अब इसके आगे आपको और जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगी ना, आपको एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन लेकर के आऊँगी और उस क्वेश्चन के माध्यम से जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, वैसे मतलब जो कुछ भी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको उसके माध्यम से बता दूंगी। ठीक है, अगले लेक्चर को भी आप जरूर देखिएगा, मिस मत करना, क्योंकि वहाँ पर और भी आप चीज़ें जानो, मतलब और भी सारी चीज़ें आप जानोगे बीआरएस को लेकर के। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाना, और बहुत अच्छे से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फिर जब हमारा अगला वीडियो हो जाएगा उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से आपका ये जो बैंक रिकंसिलिएशन नाम का चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा रेगुलर अपडेट के लिए, और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा ऐप है, इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह जो है वो सब कुछ मैं अपलोड करवाते रहती हूँ, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। ओके चलो, बाय एवरीवन।